हेलो फ्रेंड, हम लोग पिछली वीडियो में कहाँ तक पढ़े थे तो हम लोग श्रृंखला रिवेट पद्धति पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम अगला जो टॉपिक होगा हमारा विषम रिवेट पद्धति। हम कल ही बता रहे कि ये 3 रिवेट सिस्टम में लगाए जाते हैं, जिगजैग और श्रृंखला और आपका मतलब जिसको चेन भी कहते हैं, और तीसरा नंबर है डायमंड। ठीक है, डायमंड और जिगजैग एक ही है, कह सकते हैं। डायमंड डिफिनीशन केवल चेंजिंग है बट दोनों का प्रोसेस एक ही है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि जो विषम रिवेट पद्धति है उसमें फेलोर कहां पे होता है, और जो श्रृंखला रिवेट पद्धति कल आप देखे थे कि उसमें सीधी लाइन पे फेल कर रहा था, इसीलिए उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया या जो हम कहते थे नेट इफेक्टिव एरिया जो लेते थे एकदम सीधी लाइन पे लेते थे। ठीक है, लेकिन इसमें देखिएगा, इसमें जो फेलोर होगा वो 2 जगहों पे होगा, एक तो या तो सीधी लाइन पे होगा और एक तो या तो जिगजैग लाइन पे होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि किस लाइन पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम फेलोर होने का चांस होता है, विफल होने का चांस होता है, तो वह लाइन है जिगजैग लाइन, याद रखिए। और इसी पर सबसे ज्यादा मतलब 90% फेलोर होता है। क्या भाई, 90% फेलोर कहां पे होता है, तो कहते हैं जिगजैग लाइन पर। क्लियर हुआ ना? तो बिना, अगर मान लीजिए कंपटीशन की बातें करें तो कंपटीशन में ऐसा बहुत ज्यादा होता है कि बिना साल की अगर लगाना पड़े तो हमको डायरेक्ट लगा सकते हैं कि 90%, मतलब हम सीधे कहेंगे कहां फेलोर होता है, तो जिगजैग लाइन पे होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग अपनी सिलेबस की बात करें। ठीक है, तो यहां से यहाँ पे देखिए 2 फ्लोर है, तो यहाँ पे इसके अनुप्रस्थ काट क्या है, हमने बोल दिया 1 2 सीधा, 3 4 और 5। देखिए इसके सीधे अनुप्रस्थ काट 1 2 3 4 5 है। ठीक है, लेकिन इसके टेढ़े मेढ़े अनुप्रस्थ काट क्या है, 1 2 6 7। ठीक है, देखिए 1 2 6 3 7 4 5। ठीक है, इसके ए अनुप्रस्थ काट टेढ़े मेढ़े लाइन के। क्लियर? तो देखिए हम कहते हैं कि इसका निकाला क्या जाता है, तो पहले थोड़ा डिफिनीशन देख लेते हैं। डिफिनीशन में हमने बोला था कि कल वाले डिफिनीशन में कि प्रत्येक उसके अनुप्रस्थ खंड पर रिवेटों की संख्या क्या होती है, समान होती है ना। लेकिन यहां पर देखिए कि इसके प्रत्येक क्रमागत अनुप्रस्थ खंड पर रिवेटों की संख्या समान नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देखिए इस वाले लाइन पे 1 2 3 4 5 पे रिवेट कितना है, 3 है, लेकिन अगले वाले पर कितना है भाई, तो यहां पे हम लोग कहते हैं, देखिए अगले वाले पर 8 6 7 9 पर रिवेटों की संख्या केवल 2 है। तो देखिए क्लियर सी बात हुआ कि नहीं कि इस पर 3 और इस पर 2, तो ये विषम हुआ कि नहीं, क्योंकि इस पर सामने अगर 3 रहेगा तब ना आमने सामने आएंगे, और इस पे 2 ही है तो आमने सामने कहां आएंगे। तो सीधी सी बात हमने कहा कि इस व्यवस्था में प्रत्येक अनुप्रस्थ काट पर रिवेटों की संख्या समान नहीं होती है। ठीक है, तो इस व्यवस्था में प्रत्येक अनुप्रस्थ काट पर रिवेटों की संख्या समान नहीं होती है। तो आपको हम दिखा दिए फिगर में कि एक पर 3 है तो एक पर 2 है। ठीक है, अब देखते हैं और इसका डिफिनीशन क्या हो सकता है, तो कहते हैं कि इस व्यवस्था में प्रत्येक अनुप्रस्थ काट पर रिवेटों की संख्या समान नहीं होती है, अथवा क्रमागत रिवेट पंक्ति पर रिवेट एक दूसरे के आमने सामने नहीं आते हैं। क्लियर हुआ भाई? तो आपको डिफिनीशन देखिए यहां तक हो गया,
उसके बाद देखिए दूसरी डिफिनीशन से हमने कह दिया अथवा क्रमागत रिवेट पंक्ति पर। तो देखिए क्रमागत रिवेट पंक्ति है, रिवेट एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, यहाँ है, देखिए यहाँ लगा हुआ है, इसका मतलब एक दूसरे के आमने सामने नहीं है, तो इस पंक्ति को या इस व्यवस्था को भी तो हम विषम रिवेट पद्धति कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन दोनों क्लियर हो गया। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। तो इसमें हम लोग न्यूनतम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, ठीक है, और वही न्यूनतम क्षेत्रफल पे हम लोग बल की गणना करेंगे। तो लिखेंगे, ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए भाई, तो इसका हम डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे कि अनुप्रस्थ काट अनुप्रस्थ काट 1 2 3 4 5 अथवा 1 2 6 3 7 4 5 दोनों में जो न्यूनतम है उसी पर उपांग सबसे पहले विफल होगा, ठीक है, उसी पर सबसे पहले विफल होगा। क्लियर भाई? तो यहां से हमारा देख लिए, इसका मतलब है हमको दो लाइन होगी, एक सीधी लाइन होगी, एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन होगी। इन दोनों में जो भी न्यूनतम क्षेत्रफल आएगा उसी क्षेत्रफल पे हम लोग क्या करेंगे, भाई, तो बलों की गणना करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला नंबर सीधी लाइन देख लीजिए भाई। तो इस पे दो लाइन पे फेल हो रहा है, एक सीधी लाइन पे, एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन पे। कहा? एक सीधी लाइन पे और एक टेढ़ी मेढ़ी लाइन पे। ठीक है, तो सीधी लाइन पे देख लीजिए, अनुप्रस्थ काट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सीधी लाइन हुआ, अथवा ये तो था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सीधी रेखा यहाँ पे दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 पर प्रभावी अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। ठीक है, तो ए नेट इफेक्टिव बराबर हो जाएगा बी। ठीक है, फार्मूला है बी, और इस पर कितने रिवेट हैं, 1 2 3, माना n रिवेट है तो b माइनस एन डी इंटू टी हो जाएगा, और रिवेटों की संख्या कितनी है, इस पर 3 है, तो 3 का मान रख दीजिए, तो b माइनस 3d क्रॉस 3 हो गया। ठीक है, अथवा हम लोग कहेंगे टेढ़ी मेढ़ी लाइन पे, तो टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर 1 2 6 3 7 4 5, मतलब हमने कहा 1 2 6 3 7 4 5 पर प्रभावी न्यूनतम अनुप्रस्थ क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमने कह दिया कि यहाँ पर जो हमारा ये क्षेत्रफल आया, अब इन दोनों में, कहा भाई, इन दोनों में जो न्यूनतम क्षेत्रफल होगा सबसे पहले सेक्शन वही पे फेल करेगा। ठीक है, सबसे पहले सेक्शन वही पे फेल करेगा। इसका मतलब हुआ कि इन दोनों में जो न्यूनतम है वही इसका क्या कहलाएगा, न्यूनतम प्रभावी क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम फाइनल लिखते हैं, दोनों में जो न्यूनतम है वह न्यूनतम प्रभावी क्षेत्रफल होगा। क्लियर? चलिए, तो इसको आप लोग लिख लीजिए पूरा। ठीक है, इसको पूरा नोट कर लीजिए। जहां n क्या है भाई, जहां n रिवेटों की संख्या है, ठीक है, तो देखिए अगर इधर बात करें तो 1 2 3 रिवेट है इस वाले में, लेकिन अगर इस वाले में बात करें तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 रिवेट है। ठीक है, और n1 क्या है भाई, n1 क्या है, कनेक्टिंग लाइनों की, रिवेटों को
करने वाली लाइनों की संख्या है। देखिए रिवेट को कनेक्ट करा है, इस रिवेट को एक लाइन, इस रिवेट को एक लाइन, इसको एक लाइन और इसको, मतलब हमेशा कह सकते हैं कि जो n1 होगा वो n-1 होगा, ठीक है। और इसको कहते हैं रिवेटों को जोड़ने वाली लाइनों की संख्या, रिवेटों को जोड़ने वाली रेखा की संख्या, नोट कर लीजिए। और इसमें भाई देखिए n1 हो गया और इसमें P1 क्या है, तो P1 विषम पिच, विषम पिच और G गेज है। गेज जानते हैं ना, लगने वाले बल के लंबवत जो दूरी होती है उसको गेज कहते हैं, ठीक है। दो रिवेटों के बीच में जो क्रमागत दूरी होती है, क्रमागत रिवेटों के बीच में जो दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गेज कहते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया है। हाँ, अब तो अगला हम लोग देखते हैं डायमंड रिवेट पद्धति। और डायमंड रिवेट पद्धति हम लोग विषम रिवेट पद्धति जैसा ही है, इसीलिए उसको लिखेंगे नहीं, ठीक है। पद्धति 3 है लेकिन जितने भी रूल फॉलो होंगे वह सभी की सभी विषम रिवेट पद्धति के होंगे, ठीक है। तो चलिए अगला टॉपिक पे हम बात करेंगे, क्लियर। चलिए भाई आगे देखते हैं हम लोग तनन उपांगों में अनुगीय तनन प्रतिबल, ठीक है। तनन उपांगों में अनुगीय तनन प्रतिबल। अच्छा, हम आपको परमिसिबल स्ट्रेस बता चुके हैं। परमिसिबल स्ट्रेस होता क्या है, ठीक है। तो हम बताए हैं कि कोई भी उपांग या कोई भी मेंबर, ठीक है, जो बिना विफल हुए ना अधिकतम प्रतिबल को सहन करता है, ठीक है, वही प्रतिबल कहलाता है उसका अनुगेय प्रतिबल, ठीक है। तो यहां से देख लीजिए, कहते हैं तनन उपांग में अक्षीय तनन के फल स्वरूप, देखिए तनन उपांगों में अक्षीय तनन बलों के लगने की फल स्वरूप उपांग के शुद्ध क्षेत्रफल पर उत्पन्न अधिकतम प्रतिबल निम्न से अधिक नहीं होना चाहिए। तो कितना से अधिक नहीं होना चाहिए भाई, तो कहते हैं कि जो सिग्मा, देखिए एक कोड के आधार पे इसको सिग्मा एटी से दिखाते हैं और आपकी बुक में एफटी लिखा हुआ है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, एफटी। तो यहां से हमने कह दिया कि कितनी वैल्यू होती है, 0.6 FY। देखिए ये बुक में केवल बराबर किया हुआ है, लेकिन हम आपको कहते हैं कि इसकी वैल्यू या तो इससे लेस या इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको सिंबल रहेगा, ठीक है। तो यहां से हमने कह दिया कि FY की वैल्यू या 0.6 होता है, तो ये किस कंडीशन में होता है, ये सीधे तनन बल की। लेकिन यहीं पे अगर बेंडिंग का लगे तो कितना होगा, तो बेंडिंग की कंडीशन में सिग्मा बीटी या एफ बीटी का मान 0.66 FY से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, या तो इससे कम या तो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से हो गया ये नमन की कंडीशन, नमन की दशा में, क्लियर हुआ। चलिए इसे नोट कर लीजिए, जहां FY पराभव प्रतिबल है। अच्छा, पराभव प्रतिबल हम आपको बता चुके हैं कि पराभव प्रतिबल होता क्या है। तो जो मेंबर, क्या भाई, जो मेंबर अपने यील्ड पॉइंट को प्रदर्शित नहीं करता है, खास करके ऐसे मेंबर जो होते हैं ब्रिटल मटेरियल होते हैं, ठीक है, जो मेंबर अपने यील्ड पॉइंट को प्रदर्शित नहीं करते हैं, तो इन मेंबरों के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 0. क्या भाई 0.02% अथवा 0.0002, ठीक है। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब मान लीजिए कि ये ऐसे गया ग्राफ, तो इसका यील्ड पॉइंट आपको मालूम नहीं चल पा रहा है कि कहाँ यील्ड पॉइंट है। जैसे माइल्ड स्टील में आपको यील्ड पॉइंट मालूम चल जाता था, माइल्ड स्टील के ग्राफ में यील्ड पॉइंट आपको मालूम चल जाता था कि यही है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इसको प्रदर्शित करती थी, ठीक है। यहाँ पे इलास्टिक पॉइंट को, इलास्टिक बुल को खो देता था, लेकिन ये वाला पोर्शन जो है ब्रिटल मटेरियल इलास्टिक बुल को खोएगा तब तो तुरंत टूट ही जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस अपने यील्ड पॉइंट को प्रदर्शित नहीं कर पाता है। तो उस कंडीशन में हम इसके स्लोप के बराबर, किसके भाई, ये जो ग्राफ बना हुआ है इसके स्लोप के बराबर एक लाइन आगे बढ़ाते हैं 0.2% की विकृति पर, ठीक है।
और जहां पे कट करेगा यही इसका प्रूफ स्ट्रेस या पराभव प्रतिबल कहलाता है। क्लियर हुआ? प्रूफ स्ट्रेस या पराभव प्रतिबल कहलाता है। ठीक है, दूसरा नंबर है याप्टी। याप्टी क्या है भाई? अनुगे तनन प्रतिबल। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए तनन उपांग की सामर्थ्य की बात करते हैं। तनन उपांग की सामर्थ्य मतलब स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर। अच्छा, सामर्थ्य होता क्या है भाई? तो किसी भी उपांग द्वारा या किसी तनन उपांग द्वारा विफलता से पूर्व तक, मतलब विफल होने से पहले तक, तो किसी भी तनन उपांग द्वारा विफलता से पूर्व तक वहन किया गया अधिकतम भार ही उसकी सामर्थ्य कहलाती है। ठीक है, तो उसकी सामर्थ्य कहलाती है। डिफिनेशन क्लियर हुआ भाई? फिर से एक बार बोल दे। तो किसी भी तनन उपांग द्वारा विफलता से पूर्व वहन किया गया अधिकतम भार ही उसकी सामर्थ्य कहलाती है। क्लियर? चलिए, तो यहां से हम लोग सामर्थ्य बराबर क्या होगा? सामर्थ्य बराबर क्या होगा भाई? तो न्यूनतम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे अनुज्ञेय अक्षीय तनन। देख लीजिए, सामर्थ्य बराबर क्या हो जाएगा? न्यूनतम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे अनुज्ञेय अक्षीय तनन प्रतिबल। क्लियर हुआ ना? तो डिफिनीशन भी हम बोल दिए हैं और फार्मूले भी लिख दिए। ठीक है, तो डिफिनीशन और फार्मूला दोनों क्लियर हुआ। आज थ्योरी कंप्लीट हुआ, न्यूमेरिकल पर हम चलते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन देख लीजिए। चित्र में दर्शित तनन उपांग में यदि 22 mm व्यास के रिवेटों का प्रयोग किया गया हो तथा प्लेट की मोटाई 16 mm हो तो उपांग की तनन सामर्थ्य क्या होगी? तो चित्र देख लेते हैं, इसका चित्र देख लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये फिगर है 1 2 3। ये फिगर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे तनन बल ज्ञात करना है। कितना तनन बल लगा के इसको खींचा जाए या उसकी सामर्थ्य क्या होगी? इतना इसका मैक्सिमम लोड को वहन करेगा। ठीक है, तो चलिए दिया है, पहले हल करते हैं। गिवन डाटा, गिवन क्या क्या गिवन है भाई? तो व्यास, सामान्य व्यास, बाईस mm, उसके बाद प्लेट की मोटाई 16 mm और एफटी बराबर है 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग स्टेप नंबर 1 बात करते हैं। स्टार्ट। स्टेप नंबर 1 में निकालेंगे क्या? स्टेप नंबर 1 में निकालेंगे क्या? चलिए स्टेप नंबर 1 में हम लोग पहले बात कर लेते हैं शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल। शुद्ध प्रभावी क्षेत्रफल इन नेट इफेक्टिव एरिया क्या होगा भाई? तो हमने कह दिया B माइनस ND क्रॉस T। यही फार्मूला है ना श्रृंखला रिवेट पद्धति का। ठीक है, देखिए श्रृंखला रिवेट पद्धति है, इसमें 3 रिवेट सामने आमने सामने लगे हुए हैं। ठीक है, तो फार्मूले यही लगेंगे।
यहां से हमने कह दिया कि बी का मान क्या है, तो बी का मान यहां पे देखिए चौड़ाई, यहां पे चौड़ाई जो होगा, मान लीजिए यहां पे पिच नहीं दिया हुआ, ठीक है, मान लीजिए हमने चौड़ाई को आपको दे दिया 200 mm, चौड़ाई क्या है भाई 200 mm है, ठीक है। तो बी का मान हमें क्या मिल गया, चौड़ाई हमको मिल गया 200। अब यन का मान क्या होगा हमारा, तो यन का मान देखिए एन जो है सामान्य व्यास 22 mm है, तो इसको सर्कल व्यास में बदलने के लिए जब 25 mm से कम होता है तो 1.5 mm ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 1.5 mm ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 22 प्लस 1.5 इक्वल टू 23.5 mm। ये आपका डी हो गया। और यन का मान क्या होगा, तो यन का मान 1 2 3, 3 रिवेट लगे हुए हैं, 3, तीन गुणे 23.5 गुणे 16, तो यहां से सॉल्व करेंगे जो भी आएगा, ठीक है, बाय सॉल्यूशन। उसके बाद यहां से जब ये नेट आ जाएगा तो हम लिखेंगे स्टेप नंबर 2, टनल उपांग की सामर्थ्य एफ टी बराबर हो जाएगा नेट इफेक्टिव क्रॉस एफ नेट इफेक्टिव आपका हो जाएगा कितना भाई, जो भी आया होगा, और उसके बाद एफ टी का मान रख देंगे यहाँ पे 150, ठीक है, हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे रख देंगे, ये हमारा सामर्थ्य आ जाएगा। बस ये नोट कर, चलिए भाई, तो ये न्यूमेरिकल हो गया। अब हम बोलते हैं, देखिए एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, एक्सरसाइज भी दिया हुआ है, ये सबको कर लीजिएगा, जो जितने नॉर्मल क्वेश्चन है इसको कर लीजिए। उसके बाद कल से हम अगला क्वेश्चन टेंशन मेंबर जो कंपोजिट सेक्शन है उसको बताएंगे, ठीक है। और आज टेक्निकल थोड़ा एरर है, इसलिए बारिश के मौसम से थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है, तो इसीलिए वीडियो बनाने में हम लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो इसके लिए चलिए भाई, तो हम आज इतना देख लिए स्टील में, ठीक है। कल से हम स्टील भी पढ़ाएंगे और कल से ड्राइंग भी स्टार्ट किया जाए, ठीक है। ड्राइंग हम आगे से स्टार्ट करेंगे, जहां तक हम पढ़ाए थे रिटेनिंग वाल के सारे डाटे लिखा चुके हैं, ठीक है। तो जितने भी आपको कल से हम खींचना सिखाएंगे, उसके बाद आगे का जितने भी ड्राइंग के स्टेप हैं सब, जितने भी, जैसे हमने बोल दिया कि आपका ये कैंची है, तो उसके बाद इस कैंची स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये खत्म हो जाएगा जब सिविल इंजीनियरिंग के, तो उसके बाद कैंची स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।